नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि के वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम शुरू हो गई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 18 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया। इसमें से 15 जून से 30 जून तक गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.52 लाख क्विंटल, गोबर के एवज में 5.05 करोड़ रुपए तथा गौठान समितियों को 7.79 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 5.53 करोड़ रुपए की लाभांश राशि वितरित की गई। मार्गदर्शन देते रहें, क्योंकि अनुभव के साथ साथ विज्ञान के मेल से और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। अभी तक प्रदेश में 3,33,000 हेक्टेयर की खरीफ फसल की बोनी हो चुकी है। राज्य में इस सीजन में के लिए लगभग 48,20,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य पिछले सीजन की तुलना में लगभग 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश पहले से धान का कटोरा कहलाता रहा है, लेकिन जब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू हुई है, तब से देश के धान की कोठी कहलाने लगा है। पिछले खरीफ मार्केटिंग सीजन में छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय पूल में न सिर्फ सबसे ज्यादा योगदान दिया था, बल्कि देश भर में धान बेचने वाले कुल किसानों में छत्तीसगढ़ के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। हम लोगों ने पिछले साल 107,53,000 मीट्रिक टन धान खरीदा था। लगभग 24 लाख किसानों ने धान बेचा था। इस साल भी धान की फसल को लेकर किसान भाइयों में भरपूर उत्साह दिख रहा है। अब तक जितनी बोनी हुई है, उसमें धान की बुआई सर्वाधिक 2,82,930 हेक्टेयर में हुई है। इस साल हम लोगों ने धान खरीदे का लक्ष्य 125 लाख मीट्रिक टन रखा है। इस बार भी हम जोर शोर से धान खरीदी करेंगे। हमारे पास क्षमता भी है, मंशा भी है और संसाधन भी। लेकिन मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि धान के साथ साथ खरीफ के अन्य फसलों का रकबा बढ़ाने पर भी जोर दें, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में सभी फसलों का अच्छा मूल्य मिलता है। खरीफ की सभी फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलता है। यहां तक कि उद्यानिकी और वृक्षारोपण पर भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलता है। खाद बीज के आप लोगों को कभी कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे गौठान में भी पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद और कीटनाशक का उपयोग करें। आज 5 जुलाई है। अभी तक हमारी कोशिश रही कि हर महीने के 5 और 20 तारीख को गोधन न्याय योजना की किस्तों का वितरण जरूर कर दिया जाए। अभी तक हमने बिल्कुल ठीक समय पर किस्तों का भुगतान भी किया है। अब आज योजना के एक और किस्त का भुगतान किया गया। आज गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल मिलाकर 18 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसमें से 5 करोड़ 5 लाख रुपए गोबर विक्रेताओं को और 13 करोड़ 42 लाख रुपए गौठान समितियों को और स्व सहायता समूह को जारी किया गया। गोबर खरीदी की राशि में से 2 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों के द्वारा किया गया। अब तक 5,959 स्वावलंबी गौठानों द्वारा कुल 61 करोड़ 69 लाख रुपए के गोबर खरीदी की जा चुकी है। 17 जुलाई को हरेली है। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश भर में जोरदार तरीके से हरेली मनाई जाएगी। गौठान में भी खास आयोजन किया जाएगा। इस साल की हरेली में शासन की ओर से आम नागरिकों के लिए गेड़ी की खास व्यवस्था की जा रही है। वन विभाग द्वारा, स्व सहायता समूहों द्वारा गेड़ियां बनाकर बेची जाएगी। इन गेड़ियों को वन विभाग के कार्यालय से, सी मार्ट से और गौठान से कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क देकर खरीद सकता है। मैं आप सबको हरेली के अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी बरसात और अच्छी खेती किसानी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिन गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को आज राशि का भुगतान किया गया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब बोनी का काम भी तेजी से चल रहा है। जिनके पास ट्यूबवेल में पानी की व्यवस्था है, वो नर्सरी तैयार कर लिए हैं और कुछ दिन रोपा भी शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में अब रोका छेका करने का समय आ गया है। और मैं सभी किसान भाइयों से, गौठान समितियों से, सरपंचों से, ग्राम के पटेलों से और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से
ये अपील करूंगा कि कल से लेकर 17 जुलाई तक रोका छेका का काम पूर्ण कर ले, क्योंकि अब फसल की रखवाली बहुत जरूरी है और जो मवेशी इधर उधर घूम रहे हैं उसे गौठानों तक लाएं और उसके चारे पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त कर लें। तो अब रोका छेका कल से प्रारंभ करने का निर्देश अधिकारियों को देता हूं, ताकि सभी जगह मुनादी करा दी जाए सभी गांव में, ताकि रोका छेका का काम शुरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वहीं टीएस सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनने पर सुकमा युवा कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस प्रवक्ता और नगरपालिका अध्यक्ष में चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री चुने जाने से कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव दोनों की मौजूदगी से विधानसभा चुनाव जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर आदरणीय टीएस बाबा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए पर कांग्रेस पार्टी को जरूर मजबूती मिलेगी। और इससे पहले भी पूर्व भी टीएस बाबा जी के जब नेता प्रतिपक्ष थे उनके नेतृत्व में भूपेश बघेल जी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और आप देख सकते हैं कि दोनों के संयुक्त नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार आई और माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय टीएस बाबा जी के संयुक्त नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ की शासन में कांग्रेस की सरकार में हर एक योजना जो समस्त वर्गों को लेकर के चल रही है, खासकर किसान मजदूर वर्ग हमारे कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा खुश हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय अभी 2-3 महीने के बाद विधानसभा का आम चुनाव है छत्तीसगढ़ में, निश्चित तौर पर पूरा जनता ने मुंड बना चुका है कि इस बार पुनः कांग्रेस की सरकार को भूपेश बघेल जी की एवं टीएस बाबा जी की सरकार को निश्चित पुनः मौका देना चाहते हैं। हाँ, तो टीएस बाबा जी को नाराजगी है ऐसा सुनने को ज्यादातर समाचार पत्रों में हो चाहे टीवी चैनल पर सुनने को मिल रही थी। क्या अब उनकी नाराजगी खत्म होती नजर आ रही है? मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं कि उनकी नाराजगी है। टीएस बाबा जी हमेशा इस बात को नकारते आए हैं। ये आप लोग के मीडिया के माध्यम से ही हमें सुनने को मिलता है कि उनकी नाराजगी है, लेकिन टीएस बाबा जी ने अपने मुंह से कभी नहीं बोला है कि मुझे नाराजगी है। वो तो हमेशा यही बात बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे उसे मैं संपूर्ण पूरे ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। हमेशा टीएस बाबा जी के बयान से यही प्रतीत होता है कि टीएस बाबा जी कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। आज इतने बड़े पद में भी रहकर कि वो हर एक छोटे से कार्यकर्ता से मिलते हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस को मजबूत बनाने में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। तौर पर टीएस बाबा अनुभवी हैं और उनका अनुभव पिछले चुनाव में भी काम आया है और पद मिलने के बाद शायद और ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकें। लेकिन नाराजगी भी है ऐसा समाचार माध्यम से सुनाई आ रही थी। नाराजगी के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन शायद आप लोग के जरिए हमको पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है। बाकी हमें तो नहीं पता ऐसा कुछ। टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, बहुत खुशी की बात है। और पिछला विधानसभा चुनाव टीएस बाबा के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लड़ा गया था और अधिक विधायक लेके एक तरफा सरकार बनाया गया था। इस बार भी टीएस बाबा एवं हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव होगी और अधिक से अधिक विधानसभा जीत के विधायक मुख्यमंत्री बनाएंगे। रायपुर में कांग्रेस मीडिया समन्वयक अजय ककवानी ने कहा है कि भीषण गर्मी बढ़ने के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूलों का समय बढ़ाया था। बता दें कि 26 जून से स्कूल शुरू हो चुके हैं। लगातार मुख्य सचिव शिक्षा विभाग अन्य सम्मानित विभाग के साथ बैठक कर रहे थे और जल्द से जल्द उन्होंने चीजों को दुरुस्त करने की बात कही। सरकार के लिए प्रत्येक योजना बहुत महत्वपूर्ण है और योजना की घोषणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको धरातल पे सही ढंग से उतारा जाए। आज जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई है वो भी सभी से बहुत अच्छी ढंग से चल रही है और मितान योजना भी कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और लगातार जो मितानिन बहनें हैं, जो मितान के कार्यकर्ता हैं, उनकी वेतन में विसंगतियों को जो भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में लगातार उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा, आज कहीं ना कहीं कोरोना काल हो या अन्य जो काल थे उस समय उन्होंने एक महती भूमिका निभाई और उनकी महत्व को समझते हैं और मितानिन योजना के लिए लगातार जो है कमेटी कार्य करी है और आगे चल के ये और बेहतर ढंग से काम कर पाए। देखिए, अभी लगातार गर्मी का माहौल था, इसलिए माननीय भूपेश बघेल जी ने स्कूल का समय बढ़ाया। 26 जून से छत्तीसगढ़ में स्कूल चालू हुए हैं।
लगातार विभिन्न मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग, जो अन्य संबंधित विभाग हैं, उनकी बैठकें ली गई हैं और जल्द से जल्द चीजों को दुरुस्त किया जाएगा। कहीं ना कहीं 1.5 से 2 महीने का ब्रेक होता है, तो कुछ चीजें सिस्टम में लाने में थोड़ा समय लगता है। बहुत जल्दी आपके लोकप्रिय चैनल को स्पष्ट कर दूं कि जो बच्चे हैं उनको सारी सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, अन्य बुक्स की व्यवस्थाएं और जो वहां पे शिक्षा प्रणाली की कंप्लीट व्यवस्थाएं बहुत जल्द सरकार द्वारा पूरी कर ली जाएंगी। और माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं पूरे मैटर को व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बूथ जो है वो किसी भी चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन आज बूथ पे है। लगातार प्रत्येक बूथ पर हमारे सीनियर नेता, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 23,737 बूथ है, जिसमें हमारे 10,000 से ज्यादा कांग्रेस के सीनियर नेता प्रत्येक बूथ पे पहुंच के आज जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा, सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बीच जाकर उनको चार्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रत्येक बूथ में हमारी बूथ कमेटी बनाई गई है और जो है, जो कार्यकर्ता है वो एक्चुअल है, जो दिखावे या फर्जी जो बूथ पे कार्यकर्ता नियुक्त किए जाते रहे, जो वोटिंग के समय वहां गायब रहते थे, ये लगातार शिकायतें विभिन्न बूथों में मिलती रही। इनको दूर करने के लिए हमने व्यक्तिगत रूप से वहां जाके और उनके जो सम्मिलित कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी और जोन कमेटी के माध्यम से हम आने वाले चुनाव के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक कार्ययोजना लेकर चले। देखिए, बहुत स्पष्ट है, लगातार जिस प्रकार से पहले अमित शाह जी का दौरा 22 जून को हुआ, फिर 12 दिन के अंदर वो फिर आ रहे हैं, उसके पहले जेपी नड्डा जी का दौरा हुआ, गिरिराज सिंह, अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 7 जुलाई को आ रहे हैं। ये लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा ये बात को स्पष्ट प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रादेशिक नेता हैं, चाहे रमन सिंह हो, अजय चंद्राकर जी हो, बिजमोहन अग्रवाल जी हो, सरोज पांडे, अन्य नेता हो, आज उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो किसी प्रकार से भरोसा नहीं देता पा रहा है। दूसरा देखिए, बहुत स्पष्ट कर दूं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लगातार 101 कड़ियां मन की बात की हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। आज देश की जनता जो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, आर्थिक असमानता पे या अडानी की शहरी कंपनियों 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, किसके आए, उस पर ईडी क्यों कार्रवाई नहीं करती, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते। तो ये कर्नाटक में भी हमने देखा, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, पूरी चुनावी कमान उनके हाथ में थी। आज आखिरी के 7 दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 रोड शो किए, 6 सभाएं ली, उसके बाद आज में रिजल्ट क्या रहा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आरएसएस का मुख्य भ्रष्ट ऑर्गेनाइजर ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि माननीय मोदी जी के चेहरे पर आप चुनाव नहीं जीत सकते, हिंदुत्व में राजनीति करके आप सत्ता स्थापित नहीं कर सकते, आपको सच को स्वीकार करना पड़ेगा। लगातार केंद्रीय मंत्री के कितने भी दौरे हो जाए, भारतीय जनता पार्टी जो गिरती विश्वसनीयता है, जो खोया जनाधार है, और न केवल जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जो उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, इनके दौरों से कोई फायदा नहीं होने वाला, ये बुरी तरह हारने वाले हैं। मुझे पूरा अंदेशा ही शायद दहाई के आंकड़े तक। पर खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के रमन सरकार में घोटालों के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है, जहां बीजेपी मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा है कि घोटालों की लिस्ट विपक्ष जारी करता है, सत्तारूढ़ दल कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी ही सरकारी खजाने में डाका डाल रही है। ईडी की कार्रवाई में कई अधिकारी जेल में हैं। बैंक घोटाले में सभी कांग्रेस के नेतृत्व शामिल हैं। मौलिक विचार तो उनके पास है। ये घोटाले की जो लिस्ट दिए हैं, गर्भाशय घोटाला, आप खोलवा घोटाला, अरे भाई इसमें घोटाला नहीं है, ये मानवीय त्रुटि, समझ रहे हो? तो किसको घोटाला लिखना है, इस तरह की चीजों को घोटाला कहा जाता है। आरोप लगाने के चक्कर में ये फोटो कॉपी और फोटो स्टेट और कॉपी पेस्ट प्रवक्ता जो है ना, उनको पढ़ना लिखना चाहिए, और कांग्रेस वाले पढ़ते लिखते नहीं है। और मैं जितनी बातें बोला ये विधानसभा में सरकार द्वारा कही गई है, और इस सरकार जो सर किसानों की बात करती है ना, सिंचाई का रकबा घटा दिया, बिजली का उत्पादन घट गया, किसानों को खाद मिल नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर को देते हैं खाद, ये कालाबाजारी सरकारी संरक्षण में होता है। रेत में 100/100 की यदि लीज है तो पूरी नदी साफ कर दो आप, यदि कांग्रेस के हो तो। यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तो आप गुंडागर्दी कर सकते हैं। यदि आपको मरने का शौक है तो सरकार की व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ के किसी भी सड़क में जाओ, रौंदते हुए निकल जाएगी। सबसे ज्यादा मौतें हो रही, सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही है, सबसे ज्यादा सामूहिक हत्या और हत्या हो रही है। ये सरकार किस मुंह से आरोप लगाती है? इनको तो 1 मिनट अपनी कुर्सी में रहने का अधिकार नहीं है। हम इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग आज गृह मंत्री जी से करेंगे कि यह सरकार को हटाया जाना चाहिए। ये संवैधानिकता खो चुकी है और ये नैतिकता खो चुकी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा में, लूट चरम सीमा में।
कलेक्टर, एसपी, एसी जो भी है उसको ठेका में पोस्टिंग की जाती है। आप कितना रुपया महीना दोगे? तो ऐसी शासन पद्धति और कहीं नहीं। और उसी कारण हम कोई भी आरोप लगा लें, किसी सरकार के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। खुले आम पुल बहते आपने देखा और मैंने उसको रिलीज किया। ये आपके इंडिया टुडे के पत्रकार ने उस फोटो को मुझसे पहले रिलीज किया। नहीं होगी कोई कार्रवाई और किसी में कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम जो भी बोल रहे हैं, इसलिए कि यह ठेका पद्धति का शासन है और उनको शासन का संरक्षण। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं और चुनाव तैयारी तो करेंगे ही, कर रहे हैं। उसको छिपाने की क्या बात है? गोल गोल बोलने की क्या बात हो? क्या कांग्रेस घर में बैठी है? तो ये कोई प्रश्न नहीं है। जो नेता आ रहे हैं तैयारी के लिए आ रहे हैं, तैयारी करेंगे और चुनाव जीतेंगे। हमने कहा है 18 दिसंबर को जब नई सरकार बनेगी तो जांच होगी और सब जाएंगे जेल के अंदर, पूरी कैबिनेट सहित। प्रधानमंत्री जी का रायपुर आगमन हो रहा है। केंद्रीय मद की राशि का आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस का ये कहना है कि केंद्रीय मद की राशि उन्हें प्राप्त ही नहीं हो पा रही। ठीक है, नहीं हो रही तो मुझे आप बता दो कि नरवा गुरवा गरवा बारी बंद कैसे? छत्तीसगढ़ के 8 लाख गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए। छत्तीसगढ़ में वो 8,000 परिवार वंचित रह गए। उसमें क्या बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? उनका दूसरा आरोप था कि भाई माननीय उनके विभाग में स्ट्राइक कराएगी षड्यंत्रपूर्वक। उसमें क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? अब पीएससी घोटाले की बार बार बात आती है। पीएससी का जिसको चेयरमैन बनाया गया, क्या उसको चेयरमैन बनाने से पहले उस अधिकारी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया था? क्या कितने करप्शन के आरोप थे, कितने करप्शन के आरोप के खिलाफ उनके खिलाफ जांच चल रही थी? ये सब आत्मनिकार चीजें हम बोल रहे हैं आपके सामने जो बोल रहे हैं। अधिकारी की नियुक्ति की बात आई, 2 अधिकारी ऐसे हैं जिनके लिए आप बोलेंगे तो भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, नान घोटाले में उनको अभियुक्त बना के गिरफ्तारी की। इस सरकार में वो सिरमौर बन गए। एक अधिकारी को लगातार दूसरी बार संविदा नियुक्ति दी गई। अब जो व्यक्ति बीजेपी सरकार में आरोपी बनाने लायक था, क्या प्रेम उमड़ा, क्या दिखा? माननीय भूपेश बघेल जी इस बात को स्पष्ट करेंगे क्या? रेत 5,000 6,000 की रेत 20,000 और 22,000 में बिक रही है। सार्वजनिक दुर्घटना रेत के डंपरों से हो रही है। कौन लगे हैं रेत के व्यापार में? जिनकी सारी प्रकार की मशीनें रेत की खदान में लगी हुई है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में बरसात के समय जो रेत डंप की गई है, हजारों करोड़ की उसमें रॉयल्टी चोरी का मामला है। और जितनी रेत डंप हुई है 100% रेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने डंप करके की हुई है। आप पूरे छत्तीसगढ़ में घूम के आप देख सकते हैं। प्रियदर्शनी घोटाले की जांच करो, आप हमको कोई आपत्ति नहीं, पर जो संचालक मंडल के सदस्य उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे क्या? आप उमेश सिन्हा को बुला रहे हो, कभी वहां के संचालक मंडल के सदस्यों से बुला करके पूछताछ करोगे क्या? एसआईटी तो आपने गठित की थी ना, 6 से 7 एसआईटी गठित की। 4.5 साल हो गए, एक भी एसआईटी की रिपोर्ट आई क्या? एक भी एसआईटी पे भूपेश बघेल की सरकार ने कार्रवाई की क्या? एक शर्मनाक स्थिति कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाएं। अरे भैया, आपको आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, आपको कार्रवाई करने का अधिकार, आपको कार्रवाई करने
सरगुजा संभाग के प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें ना तो लोगों की कमी है और ना ही मुद्दों की कमी है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य निर्धारित है और प्रदेश की जनता को राहत देना ही हमारा कर्तव्य है। पिछले 4.5 सालों में भूपेश सरकार के हर एक वर्ग परेशान है। ऐसा है, मुद्दा टिकता नहीं, ऐसा नहीं। मुद्दा आम जनता के मन में घर करना चाहिए और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, डेवलपमेंट जो नहीं हो रहे हैं, ये तमाम प्रकार के मुद्दे आम जनता के मन में हैं। चाहे वो खाद का विषय हो, चाहे वो गोबर पर भ्रष्टाचार का मामला हो, रेत खनन का मामला हो, माइनिंग का घोटाला हो, डीएमएफ फंड का घोटाला हो, शराब के घोटाले हैं। ये कैसे नहीं? हम इतने आम आदमी को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? आप केवल चंद कुछ काम करके या लोगों को लालच देकर आप सोचेंगे कि हर बार वोट नहीं, वो संभव नहीं है। इस प्रदेश की जनता का एक व्यवहार है, उस व्यवहार के आधार पर वो काम करेगी और उन्होंने दोनों सरकारों को देखा है, बीजेपी की सरकार भी देखा है, कांग्रेस की भी देखा है। इसलिए निश्चित रूप से तुलना होगी कि कौन बेहतर होगा और जब तुलना होगी तो हमारा पलड़ा भारी होगा और उसी आधार पर हम सरकार। देखिए, हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है और छत्तीसगढ़ के लिए प्रसन्नता का विषय है। जो देश की जनता और प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहती है, वो हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, मुझे लगता है कई हजार करोड़ की सौगात जो हमें जानकारी है वो प्राप्त होगी यहाँ के लोगों को। जो बहुत सारे काम इस प्रदेश के अंदर में हुए हैं उसका लोकार्पण होगा और एक आम सभा को कुछ दिन पहले ही वो अमेरिका गए। अमेरिका में जिस तरीके का सम्मान वहाँ पर खड़े होकर 83 बार ताली बजाई जाती है, उनका सम्मान प्रकट किया जाता है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। निश्चित रूप से न केवल जनता उनको सुनना पसंद करेगी बल्कि राजनीतिक रूप से चूंकि चुनाव है उसका भी लाभ हम सबको प्राप्त होगा। आज देश ही नहीं दुनिया का नेतृत्व यदि कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि उनके नेतृत्व में हम सब जैसे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं आज। जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, वो एक समीक्षात्मक बैठक पार्टी कार्यालय में बातचीत के आधार पर एक नियमित प्रवास होता है, उसके तहत वो आज यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, इसलिए हमारे पास लोग कम है, ये मिथ्या आरोप है, ये गलत बात है। लक्ष्य हमारा निर्धारित है कि प्रदेश की जनता को राहत देना है। पिछले 4.5 वर्षों में भूपेश बघेल की सरकार से हर एक वर्ग, चाहे वो शहरी वर्ग हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति परेशान है। आम आदमी भ्रष्टाचार से परेशान है और वो फिर से एक बार 15 साल की जो बीजेपी की सरकार थी उस ओर निगाहें कर रहा है। और वर्ष 2023 में हमारी जीत का आधार हमारे कार्यकर्ता होंगे, हमारे 15 साल के काम है, हमारा नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी का है वो है। और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता जो भूपेश बघेल की सरकार से परेशान है वो भी एक बड़ा कारण भूपेश बघेल की रवानगी को तय करेगा और बीजेपी की सरकार को स्थापित करेगा। सामूहिक नेतृत्व का जो है समीकरण नहीं अच्छे से बैठ पा रहा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। राजनीति में जब चुनाव जाते हैं दो प्रकार की बात होती है, या तो एक किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है कि हमारी सरकार रहती है, जो मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसे हम 15 साल नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। लेकिन जब हम 2003 में विपक्ष में थे, जब यहाँ पर योगी जी की सरकार थी, उस समय हमने सामूहिक नेतृत्व में लड़ा था, पार्टी के आधार पर लड़ा था और जब हमें बहुमत मिला तो 10 मिनट के अंदर में हमारा मुख्यमंत्री निर्धारित हुआ, विधायक दल का नेता चुना गया था। इसलिए सामूहिक नेतृत्व के साथ में हम इस चुनाव को लड़ेंगे और जो हमारा करिश्माई नेतृत्व है माननीय मोदी जी, जो केंद्र में जो सरकार काम कर रही है, वो भी हमारे लीडर अमित शाह लीडर हैं और हर एक कार्यकर्ता हमारा नेतृत्व करता है। ये बीजेपी की पहचान है। बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस की तरह नेता आधारित पार्टी नहीं है कि 1760 नेता हैं, यदि लड़ रहे हैं तो अंतिम 4 महीने में एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है क्योंकि भूपेश बघेल बदनाम हो गए हैं। उस चेहरे पर वोट नहीं मिलना है, उस दाग को मिटाने के लिए टीएस बाबा को यहां पर
अंतागढ़ ब्लॉक पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोयलीबेड़ा में होने वाले जन चौपाल का विरोध प्रदर्शन करने की मंशा बना रहे थे। बता दें कि इस बात को लेकर अंतागढ़ एसडीएम कार्यालय का जायजा लेने पहुंचे थे, परंतु स्थानीय प्रशासन से लंबे चर्चा के बाद आप पार्टी द्वारा जन चौपाल का विरोध नहीं करने की सहमति बन गई। बता दें, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार विरोध करने के बाद भी किसी प्रकार से समस्या का निराकरण नहीं हुआ, जिसे लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं द्वारा जन चौपाल का विरोध करने का मन बना लिया, परंतु स्थानीय प्रशासन के द्वारा समस्याओं का समाधान जल्द ही करने के आश्वासन के बाद जन चौपाल का विरोध को स्थगित करने की बात कही गई। देखिए, यहाँ पर क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं और इस समस्याओं को हम लगातार प्रशासन के समक्ष में उठाते आए हैं, पर अफसोस है कि किसी भी समस्या पे प्रशासन गंभीर नहीं है और हम जितने भी मांग करते हैं उन मांगों पे तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए हम लोगों ने जो कोयलीबेड़ा में जन चौपाल का आयोजन किया गया था प्रशासन द्वारा, हमने उसका बहिष्कार का निर्णय लिया था, विरोध का निर्णय लिया था। पर आज बैठक हुई और उसमें कुछ सार्थक चर्चा हुई हमारी। हमने प्रशासन के सामने मांग रखा है कि जो निको कंपनी है वो दावा कर रही है कि जो निको कंपनी माइंस प्रभावित क्षेत्र है उसमें उन्होंने 16 करोड़ का विकास कार्य करवाया है, जो धरातल पे कहीं नजर नहीं आता। हमारी मुख्य मांग वही है कि उस पर जल्दी से जल्दी समिति बनाई जाए, जिसमें लोग भी रहे, जिसमें आम आदमी पार्टी जो इस मुद्दे को लगातार उठा रही है उनके लोग भी रहे, उनके समक्ष इस मामले की जांच करवाई जाए और अगर उन्होंने ये घपला या घोटालेबाजी का काम किया है निको कंपनी द्वारा, उस पर तत्काल बड़ी कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। देखिए, कल कोयलीबेड़ा ब्लॉक में प्रशासन की तरफ से जन चौपाल का कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि क्षेत्र की जनता और आम आदमी पार्टी लगातार क्षेत्र के मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन को अवगत करा रही थी, जो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम जन चौपाल का विरोध करने का निर्णय लिए थे, लेकिन अंतागढ़ एडिशनल कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन की पहल से आज लंबी बैठक हुई और उन मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई, जिसमें एडिशनल कलेक्टर ने हमको आश्वस्त किया है कि जो क्षेत्र की समस्या है उनको तत्काल समाधान करने की बात हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। इसलिए हम आम आदमी पार्टी कल का जो जन चौपाल है उसको विरोध करने का पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर सार्थक समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या रणनीति रहेगी? आम आदमी पार्टी आगामी समय में उग्र प्रदर्शन करेगी। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैसेज इतने हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.